गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर या बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड जो है ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं बाय विच information encoded in genetic material is translated into proteins by living cells। ये हमको पता है कि जो भाषा डीएनए की है, डीएनए कैसे काम करता है, वो प्रोटीन्स के थ्रू करता है, तो वो भाषा प्रोटीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो इसके जो सेट ऑफ रूल्स हैं, ये जो इनकोडिंग है, इसको हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आनुवांशिक कोड डीएनए मॉलिक्यूल्स में स्थित नाइट्रोजन बेसिस की वो सीक्वेंस है जिससे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए जो संदेश है वो निहित किए जाते हैं या वो आगे पास ऑन होते हैं। और ये टर्म सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने दिया था जेनेटिक कोड। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें कि जो वैटसन एंड क्रिक का मॉडल आने के बाद इस पे प्रयोग स्टार्ट हो गए थे कि इसकी भाषा को समझा गया, डीएनए की लैंग्वेज को इनकोड किया जाए या कैसे इसकी कोडिंग को समझा जाए। तो जॉर्ज गैमो ने पोस्टुलेट किया था 3 लेटर कोड की जो जेनेटिक कोड है ये 3 अक्षरों से बना हुआ एक कोड है जो कि 20 अमीनो एसिड्स के लिए वो कोड करता है। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड जो है इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है जो नाइट्रोजन के बेसिस हैं AGTC, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। यही जो है वो कोडॉन्स की भाषा को निर्धारित करते हैं और जो कोडॉन्स का कलेक्शन होता है इसी को जेनेटिक कोड कहा जाता है। 20 अमीनो, अगर हम लोग बात करें कि टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने होने चाहिए, हमें पता है कि अमीनो एसिड्स कितने हैं 20। तो अगर हमारे और बेसिस कितने हैं 4। अगर हम ये समझें कि इसकी भाषा एक अक्षर की होनी चाहिए तो A, T, G और C, A एक बेस एक अमीनो एसिड के लिए हो, T एक के लिए, G एक के लिए और C एक के लिए, तो कितने अमीनो एसिड्स को कोड किया जा सकता है? केवल 4। अमीनो एसिड्स हमारे पास कितने हैं? 20। तो ये संभव नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो लैंग्वेज है ये 2 अक्षरों की हो, जैसे AT एक अमीनो एसिड के लिए हो गया, TC एक के लिए हो गया, GC एक के लिए होगा। अगर 2 की हो तो कितने कोडॉन्स को ये कितने अमीनो एसिड्स को कोड कर सकती है? ये 4 × 4 दैट इज़ 16। पर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है? वो हमारे पास हैं 20। तो तीसरा और लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बनता है कि जो जेनेटिक कोड की भाषा है वो कम से कम 3 अक्षरों की होनी चाहिए, जैसे ATC, UUU, UAG या AUG, मतलब किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशंस। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 4 × 4 × 4, 4 × 4 16, 16 × 4 64। तो 64 कोडॉन्स हमारे पास होते हैं और ये 64 कोडॉन्स सफिशेंट हैं 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि कम से कम जो कोडॉन है वो 3 अक्षरों से बने हुए हैं। तो ये इस अगर हम डायग्राम को देखें तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है। अब इसमें इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, जैसे ये एक डीएनए की सीक्वेंस आ रही है, इसमें लिखा हुआ है ATG CTA GGC। तो इसमें देखिए हमने अभी बात की कि हमारी जो जेनेटिक कोड की भाषा है वो 3 लेटर से बनी हुई है। इसका मतलब ATG ये 3 एक कोडॉन का निर्माण करते हैं। तो ये 3 बेसिस और ये नीचे जो येलो है मतलब कि ATG ये येलो अमीनो एसिड है, फिर CTA इसको हमने पिंक से दिखा दिया और GGC इसको ब्लू से दिखा दिया। तो ये 3 अमीनो एसिड्स हैं जो कि जुड़ जाएंगे। तो इसको अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारे को इसी डायग्राम से हमारे कई सारे रूल्स जो जेनेटिक कोड के हमारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे कि पहला कि ये लीनियर है, एक लाइन में लगे हुए हैं। दूसरा कि जो कोडॉन है ये ट्रिपलेट है, मतलब कि ये त्रिक कोट है, 3 अक्षरों से बना हुआ है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें समझ में आ रही है वो ये है कि इसमें कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अगर A, T और G एक है तो इसका जो G है वो दूसरे कोडॉन का भाग बन जाए या इसका T और G दूसरे कोडॉन का भाग, ऐसा नहीं हो सकता। ATG अलग, CTA अलग,
GGC अलग। इनमें कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब कि एक ही जो बेस है वो दो कोडॉन का भाग नहीं बन सकते। और तीसरी चीज़ जो हमें इसमें एक चीज़ और स्पष्ट हो रही है वो ये है कि ऐसा कोई भी बेस नहीं है जो ये बताए कि अब हाँ एक कोड ख़त्म हो गया अब दूसरा शुरू होगा। इसका मतलब कि इसमें कुछ भी ऐसा सिग्नल देने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये कॉमा लेस हैं। ATG एक है, बीच में कोई भी ऐसा बेस नहीं है ये बताएगा कि हाँ एक बेस ख़त्म, एक कोडॉन ख़त्म हो गया अब दूसरा शुरू होगा। तो ATG फिर CTA और GGC। इसका मतलब कि ये लीनियर है, दूसरी बात ये ट्रिपलेट है, अगली बात कि ये कॉमालेस हैं और ये नॉन ओवरलैपिंग है। ये कुछ चीज़ें हमें इसी डायग्राम से स्पष्ट हो गई हैं। ये एक ऐसा डायग्राम है जो हमें जो 64 जो 64 कोडॉन्स हैं, ये UUC, UUA, UUG, ये सब क्या है, ये कोडॉन्स है। और आगे जो ये लिखा हुआ है PH, ये सब ये क्या है, ये अमीनो एसिड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे SER सीरीन के लिए हो गया, TYR ट्रिप्टोसिन के लिए, ये सब ये जो है अमीनो एसिड्स के नाम हैं। अब कोडॉन और इसके टाइप्स क्या होते हैं। कोडॉन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जेनेटिक वर्ड्स हैं उनको हम लोग कोडॉन कहेंगे। और ये ट्रिपलेट है, 3 अक्षरों से बना हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स ये हम देख चुके हैं 64 हैं, जो कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। इनमें से 61 कोडॉन्स ऐसे हैं जो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं और 3 ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो इसके आधार पर 2 प्रकार के कोडॉन्स हैं, सेंस कोडॉन और सिग्नल कोडॉन। जो कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करते हैं उनको सेंस कोडॉन कहा जाता है, और जो कोडॉन उनको किसी अमीनो एसिड को नहीं करते पर वो कोई सिग्नल देते हैं उनको हम लोग सिग्नल कोडॉन्स कहते हैं। अब सिग्नल कोडॉन्स में AUG, UAA, UAG और UGA ये सिग्नल कोडॉन्स हैं। इनमें से AUG ये इनिशिएशन के लिए है और बाकी के 3 UAA, UAG और UGA ये टर्मिनेटिंग कोडॉन है। इसका मतलब कि टर्मिनेटिंग कोडॉन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर भी UAA जो सीक्वेंस है mRNA की सिंथेसिस में, जो mRNA की सीक्वेंस है उसमें जहाँ पर UAA या UAG या UGA आ जाता है, उसका मतलब क्या है कि अब इसके आगे और प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, वो कंप्लीट हो गया है और वहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसिस में और अमीनो एसिड्स जुड़ने जो हैं वो बंद हो जाएंगे। और जो इनिशिएटिंग कोडॉन है जैसे AUG है, इसको इनिशिएटिंग कोडॉन कहा जाता है क्योंकि जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा वो जहाँ पर AUG है वहाँ से ही स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट अमीनो एसिड होता है सभी प्रोटीन्स का। यूकैरियोट्स में ये मिथ्योनिन को कोड करता है और प्रोकैरियोट्स में ये फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करता है। अब आते हैं हम एंटीकोडॉन को। अब जो बेस सीक्वेंस tRNA की होती है जो कि mRNA के कोड से कोड करती है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उसको हम लोग एंटीकोडॉन कहते हैं। या हम एंटीकोडॉन को कह सकते हैं कि tRNA की वो जो mRNA के कोडॉन से बेस पेयर बनाता है उसको हम लोग एंटीकोडॉन कहते हैं। सपोज करो इस केस में हमारे जो mRNA है उसमें UC जो है उसका कोड है, तो उसके साथ जो एंटीकोडॉन है वो U के ऑपोजिट A आएगा, C के ऑपोजिट G आएगा और U के ऑपोजिट यहाँ पर जो G आ रहा है। अब यहाँ पर इस पोजीशन को हम लोग वूबल पोजीशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग फिर से लास्ट में बात करेंगे कि वूबल पोजीशन क्या होती है। अब आता है कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड। अगर हम जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बता दिया ये एक ट्रिपलेट कोड है, कॉमालेस है, नॉन ओवरलैपिंग है। अब इसमें ये एक डिक्शनरी का निर्माण करता है। अब हमें कुछ और चीज़ों को समझना है कि डीजेनरेट क्या है और यूनिवर्सलिटी क्या है और नॉन एम्बिगुअस कोड क्या है। अच्छा, चेन इनिशिएशन कोड और चेन टर्मिनेशन कोडॉन्स की भी हम लोग बात कर चुके हैं। ये फिर वही बात है कि जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि यूनिवर्सल है, ये जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है कि अगर ये कोई जैसे AUG है या कोई भी कोडॉन है, अगर वो प्लांट्स के लिए है तो एनिमल्स में भी वो उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, या
बैक्टीरिया में भी उसी कोडॉन, उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे AUG जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में तो मिथ्योनिन को कोड करता है, जबकि वही AUG अगर साइटोप्लाज्म में है तो वो आइसोल्यूसिन को करता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद जो भी कोड है वो यूनिवर्सल है, मतलब कि एक कोड जो वही प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, सब में उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। फिर नेक्स्ट आता है कि कोड इज़ नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मतलब है, इसका मतलब है कि एक कोडॉन एक से अधिक अमीनो एसिड के लिए कभी भी कोड नहीं करेगा। एक जो कोडॉन है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। तीसरा जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब कि एक ही बेस जो है वो एक ही कोडॉन का पार्ट हो सकता है, वो दूसरे कोडॉन में कभी भी उसका पार्ट नहीं होगा। और ये कंटिन्यूस ट्रांसलेशन है, ये भी मैं आपको बता सकी हूँ कि इसके बीच में कोई पंक्चुएशन, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप नहीं है। कंटिन्यूएशन में एक कोडॉन ख़त्म हुआ, दूसरा कोडॉन स्टार्ट हो जाएगा। फिर कोड हैज़ अ पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या है? सपोज करो यहाँ पर राइट से अगर हम पढ़ेंगे और लेफ़्ट से पढ़ेंगे तो ये अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे कि अगर UUG है, अगर हम इसको लेफ़्ट से राइट पढ़ेंगे तो ये UUG बना, ये ल्यूसिन को कोड करेगा। पर अगर हम इसको राइट से लेफ़्ट पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा GUU, तब ये वेलिन को कोड करेगा। अब हम आते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी का मतलब है कि एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन जो है वो कोड कर सकते हैं। इसको डीजेनरेसी कहा जाता है। मतलब कि एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक, अब इधर देख लीजिए आप, एक अमीनो यहाँ पे एसिड दिख रहा है तो UUU और UUC ये एक ही अमीनो एसिड के हैं। तो यहाँ पर देखिए CUU, CUC, CUA या CUG ये एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि जेनेटिक कोड जो है वो डीजेनरेसी या जेनेटिक कोड डीजेनरेट है। अब यहाँ पर फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं वुबल हाइपोथेसिस। ये वुबल हाइपोथेसिस ये क्रिक के द्वारा पोस्टुलेट की गई थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है वुबल, या इसको हम लोग डगमगाहट परिकल्पना कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी कोडॉन की तीसरी जो न्यूक्लियोटाइड की जो थर्ड बेस की जो पोजीशन है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। इसी कारण एक ही tRNA ऐसे एक से अधिक कोडॉन को पहचान सकते हैं जो कि तीसरे स्थान पर ही एक दूसरे से भिन्न हों। इस चीज़ को डगमगाहट या वुबलिंग कहते हैं। तो इसमें मतलब कि जो कोड है इसके जो पहले वाले 2 लेटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो थर्ड वाला है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे ईस्ट में एक फिनाइल एलानिन tRNA जो है ये AAG इसका जो AAG इसका एंटीकोडॉन होता है। ये UUU और UUC कोडॉनों से समान रूप से अनुवादित हो सकता है। तो इस चीज़ से मतलब वुबलिंग की जो प्रक्रिया है उसके कारण क्या होता है कि tRNAs की संख्या कोडॉनों की संख्या से कम हो सकती है। इस प्रकार वुबल परिघटना कोडॉन की तीसरी स्थिति पर आभास की पोजीशन या डीजेनरेसी को स्पष्ट करता है तथा प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए सिर्फ 3 कोडॉन का भी ज्ञान देता है। तो इसको कहते हैं वुबल हाइपोथेसिस। ये डीजेनरेसी को एक्सप्लेन करता है। इसी के साथ ही ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक कोड का। अब इसको हमने परिभाषित किया, इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बता दी है और इसके सभी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो इसके, जैसे ये ट्रिपलेट है, लीनियर है, नॉन ओवरलैपिंग है, कॉमालेस है, नॉन एम्बिगुअस है, ये डीजेनरेट है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। इसी तरह से बने रहें, आपके लेक्चर्स प्रसारित करते रहेंगे। थैंक यू।